सोचिए एक ऐसी दुनिया जिसमें दो सुपर पावर थे, अमेरिका और सोवियत संघ। आधी सदी तक पूरी दुनिया की राजनीति इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती थी। और फिर ऐसा लगा जैसे रातों रात उनमें से एक बस गायब हो गया। जी हाँ, सोवियत संघ का पतन इतिहास की उन घटनाओं में से एक है जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक महाशक्ति जिसका असर दुनिया के आधे हिस्से पर था, वो इतनी जल्दी बिखर कैसे गई? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हम उन वजहों को जानेंगे जिन्होंने सोवियत संघ को गिरा दिया और देखेंगे कि उसका असर आज भी हमारी दुनिया पर कैसे पड़ रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कहानी की जड़ें हैं 1917 की रूसी क्रांति में, जिससे सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का जन्म हुआ। ये एक ऐसा सिस्टम था जो समाजवाद के आदर्शों पर बना था, पूंजीवाद के बिल्कुल खिलाफ। इसका मकसद था एक ऐसा समाज बनाना जहां सब बराबर हों। अब देखिए, कागज पर तो सोवियत सिस्टम बड़ा कमाल का लगता था। सरकार सबको स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बेसिक चीजें देती थी, और बेरोजगारी वो तो थी ही नहीं। लेकिन ये तो सिक्के का बस एक ही पहलू था। असलियत में वहां सिर्फ एक पार्टी का राज था, कम्युनिस्ट पार्टी। पूरी अर्थव्यवस्था पर उनका कंट्रोल, विपक्ष की कोई गुंजाइश नहीं, और बोलने की आजादी वो तो भूल ही जाइए। ये एक पूरी तरह से अलोकतांत्रिक सिस्टम था। तो वो कौन सी बड़ी कमजोरियां थीं जो इस सुपर पावर को अंदर ही अंदर खा रही थी? पहली, एक बहुत ही सख्त और उलझी हुई नौकरशाही जिसने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी थी। दूसरी, अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ की भारी कीमत। सोवियत संघ ने अपना सारा पैसा हथियारों के एक ऐसे ब्लैक होल में डाल दिया था कि आम लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजों की कमी होने लगी। और तीसरी, सोवियत संघ में 15 अलग अलग गणराज्य थे, लेकिन हर फैसले में चलती सिर्फ रूस की थी, जिससे बाकी 14 देश खुद को दबा हुआ महसूस करते थे। फिर साल 1985 में एंट्री होती है एक नए लीडर की, मिखाइल गोर्बाचेव। वो कम्युनिस्ट पार्टी के हेड बने और उन्होंने साफ साफ देख लिया कि सिस्टम फेल हो रहा था। तो उन्होंने इसे बचाने के लिए सुधारों का एक बहुत बड़ा दांव खेला। उनका पहला बड़ा सुधार था पेरेस्ट्रोइका, जिसका मतलब है पुनर्गठन। इसका सीधा मकसद था दशकों से ठप पड़ी सरकारी अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकना। पहली बार बाजार को थोड़ा खोलने और सरकारी कंट्रोल कम करने की बातें हो रही थीं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। इसी के साथ साथ उन्होंने ग्लासनोस्त यानी खुलेपन की पॉलिसी शुरू की। इसका आइडिया था लोगों को बोलने की थोड़ी आज़ादी देना, ताकि वो सिस्टम की कमियां बता सकें और सुधारों के लिए सपोर्ट बन सकें। सोचिए, दशकों की खामोशी के बाद ये कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। लेकिन गोर्बाचेव का प्लान था कि प्रेशर को धीरे धीरे कंट्रोल के साथ रिलीज किया जाएगा, मगर हुआ इसका एकदम उल्टा। जैसे ही लोगों को थोड़ी सी आज़ादी मिली, दशकों से जो गुस्सा दबा हुआ था, जो राष्ट्रवादी भावनाएं दबी हुई थीं और एक बेहतर जिंदगी की जो उम्मीदें थीं, वो सब एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। इन सुधारों ने सिस्टम को बचाने के बजाय उसके गिरने की रफ्तार को और भी तेज कर दिया। और बस यहां से चीजें बहुत तेजी से हाथ से निकलने लगीं। गोर्बाचेव के सुधारों ने अनजाने में उन ताकतों को आजाद कर दिया था जिन्हें अब कोई रोक नहीं सकता था। सोवियत साम्राज्य अब अपने आखिरी दिनों में था। अब यहां से घटनाओं का क्रम बहुत तेज हो गया। 1985 में गोर्बाचेव ने सुधार शुरू किए। सिर्फ 4 साल बाद 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई। ये वो पल था जिसने दुनिया को हिला दिया और कोल्ड वॉर के खत्म होने का सिग्नल दे दिया। 1991 में कट्टर कम्युनिस्टों ने तख्तापलट की एक नाकाम कोशिश की, जिससे सिस्टम और ज्यादा कमजोर हो गया। और फिर उसी साल दिसंबर में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने ऐलान कर दिया कि सोवियत संघ अब नहीं रहा। सुपर पावर का अंत हो चुका था। तो सोवियत संघ के टूटने के बाद क्या हुआ? ये सिर्फ एक देश का अंत नहीं था, ये एक पूरे सिस्टम का अंत था। और इसके बाद का जो दौर था, वो बहुत ही दर्दनाक और उथल-पुथल से भरा हुआ था। सोवियत संघ के मलबे से 15 नए आजाद देश पैदा हुए। रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान से लेकर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे बाल्टिक देश, सबने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। राष्ट्रवाद की वो लहर जिसे दशकों से दबाया गया था, अब एक सुनामी बनकर आई और सब कुछ बहा ले गई। इन नए देशों को कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म तक का एक बहुत ही मुश्किल और तेज सफर तय करना पड़ा। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बताए इस मॉडल को नाम दिया गया शॉक थेरेपी। मतलब सब कुछ एक झटके में बदल दो, सरकारी कंट्रोल खत्म और फ्री मार्केट शुरू। तो इस शॉक थेरेपी का नतीजा क्या निकला? इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल भी कहा जाता है, और ये लाइन एकदम सटीक बताती है कि हुआ क्या था।
सरकार की बड़ी बड़ी कीमती इंडस्ट्रीज और संपत्ति को कौड़ियों के दाम पर निजी हाथों में बेच दिया गया। इसका आम लोगों पर और अर्थव्यवस्था पर असर बहुत भयानक था। जैसा कि इस चार्ट में दिखता है, जीडीपी धड़ाम से नीचे गिरी। रूस की करेंसी रूबल की कीमत इतनी गिर गई कि लोगों की जिंदगी भर की बचत रातों रात खाक हो गई। सरकारी वेलफेयर का पूरा सिस्टम ढह गया और गरीबी तेजी से बढ़ने लगी। सोवियत संघ के पतन का असर सिर्फ उसके टूटे हुए देशों पर ही नहीं पड़ा, इसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया। एक नई वर्ल्ड ऑर्डर का जन्म हो रहा था। तो सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लगभग 50 साल से चली आ रही दुश्मनी खत्म हो गई। दुनिया एक बाइपोलर वर्ल्ड से, जहां 2 सुपर पावर थे, एक यूनिपोलर वर्ल्ड में बदल गई, जहां अब सिर्फ एक ही सुपर पावर बचा था, अमेरिका। अब भारत के नजरिए से देखें तो ये बदलाव बहुत अहम था। भारत और सोवियत संघ के रिश्ते हमेशा से ही बहुत मजबूत रहे थे। सोवियत संघ के बिखरने के बाद भी भारत और रूस के बीच ये गहरी दोस्ती कायम रही। रूस आज भी भारत का एक बड़ा डिफेंस पार्टनर है और एक भरोसेमंद एनर्जी सप्लायर भी। और सबसे जरूरी बात, दोनों देश एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं, यानी एक ऐसी दुनिया जहां किसी एक देश का दबदबा ना हो, बल्कि कई पावर सेंटर्स मिलकर काम करें। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पे ले आती है। सोवियत संघ के पतन ने अमेरिका को अकेला सुपर पावर तो बना दिया, लेकिन क्या वो यूनिपोलर मूवमेंट अब खत्म हो रहा है? जिस तरह चीन, भारत और दूसरे देश आज दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम फिर से एक मल्टीपोलर दुनिया की तरफ जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले दशकों में मिलेगा।